रश्मि रवीजा हिंदी लेखन में एक स्थापित नाम है। उनकी रचनाओं की छपने की शुरुआत देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान से हुई। वे मुंबई आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं। मुंबई आकाशवाणी से कहानियाँ और वार्ताएं उनकी प्रसारित होती हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी हौसलों के लहरों पर किस्मत की कश्ती। प्लेन की खिड़की के बाहर अनंत का विस्तार नजर आ रहा था। सूरज कहीं दूर किसी चारदीवारी से उचक कर झांकते हुए बच्चे की मानिंद दिख रहा था। अर्धवृत्ताकार लाल सूरज से फूटती किरणें चारों तरफ बिखर गई थीं। नफीसा खिड़की से बाहर मंत्रमुग्ध सी ये दृश्य देख रही थी। यह उसका पहला हवाई सफ़र था। खिड़की से बाहर का दृश्य देखने के लिए आतुर थी, पर फ्लाइट अलग सुबह की थी, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रोमांच और उत्साह में वो खिड़की का स्लाइड उठाए अंधेरे में ही नज़रें गड़ाए बैठी थी। काफ़ी दूर हल्की सी लालिमा दिखी और कुछ ही देर में नीचे गुलाबी और सुनहले बादलों का गलीचा बिछ गया, जिन पर सूर्य की किरणें नन्ही राजकुमारियों सी अटखेलियाँ कर रही थीं। किरणों का पीछा करती नफीसा की नज़रें लाल गुलाबी सूरज के गोले पर पड़ी और वो फ्रीज हो गई। नसों में तनाव छा गया और दिल की धड़कन जोरों से बढ़ गई। कई वर्षों से उसने सूर्योदय नहीं देखा था। जब कभी गलती से भी उगते सूरज पर नज़र पड़ जाती तो नफीसा यूं ही जड़ बन जाती। उस भयानक सुबह का मंजर उसकी आंखों के सामने छा जाता और वो थर थर काँपने लगती। उस दिन भी वो सफ़र में ही थी। पश्चिम में स्थित होने के कारण मुंबई में यूं भी सूर्योदय कुछ देर से होता है। घर से निकलती तो हल्का उजाला ही छाया होता। इतनी सुबह लेडीज़ कंपार्टमेंट करीब करीब खाली ही होता। उस दिन भी डिब्बे में 2-3 महिलाएं ही थीं। नफीसा आज बहुत खुश थी। पिछले 4-5 दिनों से चिंता में थी। उसे कॉलेज में इम्तहान की फ़ीस जमा करनी थी और पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। उसके अब्बू टेलरिंग का काम करते थे और अम्मी एक प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों की देखभाल करती थी। नफीसा पढ़ने में तेज़ थी। स्कूल के समय से ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था। अपनी किताबों और फ़ीस के पैसे वो निकाल लेती थी, लेकिन इम्तिहान फ़ीस के पैसे नहीं जुट पा रहे थे। कल शाम ही रोहन को ट्यूशन पढ़ाने के बाद नफीसा ने बहुत झिझकते हुए उसकी मम्मी से इम्तिहान की फ़ीस के लिए 800 रुपये एडवांस मांगे थे। उसे उम्मीद नहीं थी, पर रोहन की मम्मी ने रुपए दे दिए थे। उन रुपयों को जतन से संभाले वो भविष्य के सपने बुन रही थी। 12वीं के बाद ही उसने सीए का फाउंडेशन कोर्स क्लियर कर लिया था। इंटरमीडिएट के भी 4 पेपर्स क्लियर कर चुकी थी। बाकी 4 पेपर क्लियर करके आर्टिकलशिप शुरू कर देगी। अच्छे पैसे मिलने लगेंगे। बीकॉम करने के बाद वो फाइनल देगी और फिर तो कुछ वर्ष किसी सीए के अंडर काम करने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देगी। नफीसा ने भविष्य की पूरी रूपरेखा बना ली थी और उसे पूरा करने के लिए पूरे जी जान से लगी थी। अच्छा है, रहमान उससे 5 साल छोटा है। उसकी ऊंची पढ़ाई का खर्चा वो आराम से उठा पाएगी। उसे अपनी दादी और रिश्तेदारों को भी कुछ बनकर दिखाना था। जब अब्बू नफीसा और अम्मी को गांव से लेकर आ रहे थे तो उन सब ने कितना जोर डाला था कि लड़की को गांव में छोड़ जा, बम्बई जाकर बिगड़ जाएगी। नफीसा अपनी मेहनत से कुछ बन जाएगी तो उसकी कौम की दूसरी लड़कियों को भी हिम्मत मिलेगी। इन्हीं सब ख्यालों में खोई नफीसा आंख मिचौली खेलते सूरज को देख रही थी। प्लेटफॉर्म और भागती बिल्डिंग्स के बीच जरा सी खाली जगह दिखती तो सूरज शरारती बच्चे सा झांक जाता, फिर ऊंची बिल्डिंग के पीछे छुप जाता। नफीसा उत्साह से अगली बार सूरज की झलक का इंतज़ार करने लगती। बैग नफीसा की गोद में पड़ा था और उसकी नज़रें खिड़की के बाहर बिखरे खूबसूरत दृश्य पर टिकी थीं। अचानक उसके सामने एक हाथ आया और उसका बैग खींचा। नफीसा ने दोनों हाथों से बैग को जकड़ लिया। लंबे बेतरतीब बालों और फटी कमीज वाला वो आदमी नशे में लग रहा था। छोड़ो मेरा बैग, लीव इट, भागो यहाँ से। नफीसा पूरी ताकत से बैग पकड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो आदमी बैग खींचता हुआ पैसेज में आ गया। नफीसा ने बैग नहीं छोड़ा था। वो भी घिसटती हुई पैसेज में आ गई। बैग में उसके इम्तहान की फ़ीस थी। वो किसी कीमत पर बैग नहीं छोड़ सकती। वो नशेड़ी भी पूरी ताकत से बैग खींच रहा था। मुंबई लोकल में दरवाजे नहीं होते। पैसेज के दोनों तरफ चौड़ी सी खुली जगह होती है जहाँ से भीड़ एक साथ चढ़ती और उतरती है।
वो आदमी भी स्टेशन आने का इंतज़ार कर रहा था कि स्टेशन आए और वो पूरी ताकत से बैग खींचकर चंपत हो जाए। अचानक उस नशेड़ी ने बैग अपनी तरफ खींचने के बजाय नफीसा की तरफ ही बैग को धक्का दिया। नफीसा के पैर लड़खड़ाए और उस आदमी ने पूरी ताकत से बैग छीन लिया। नफीसा अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और दूसरी तरफ की खुली जगह से नीचे गिर गई। अगले दिन जब नफीसा की आंखें खुली तो देखा बेड के पास आंखों में आंसू भरे उसके अम्मी अब्बू खड़े थे। नफीसा को एकदम से याद आया, वो ट्रेन से गिर रही थी और सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं। अचानक उसने इधर उधर देखा, जोर से चिल्लाई, मेरा बैग, और फिर बेहोश हो गई। उसकी आवाज़ से सब चौंके। छोटा भाई रहमान डॉक्टर को बुला लाया। उसके बाद से ही संघर्ष का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। कई दिनों तक तो नफीसा पीठ के बल सीधी लेटी रही। उसका दाहिना हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था। मिलने वाले लोग आते रहे। अम्मी ने 1 मिनट के लिए उसके बिस्तर का किनारा नहीं छोड़ा। उसकी चाल के पड़ोसी आए, कॉलेज के दोस्त आए, इतनी बहादुरी से लड़ने के लिए उसकी तारीफ़ की। सब ने कहा जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। हफ्ते भर बाद तकिया लगाकर बेड ऊंची कर उसे बिठाया गया। आज बदन में दर्द कुछ कम था। अचानक जोर से गिरने से उसके पूरे शरीर का जोड़ हिल गया था। माथे पर भी चोट लगी थी। दाहिना हाथ वैसे ही पट्टियों में जकड़ा हुआ था। अम्मी हमेशा दाहिने हाथ के ऊपर चादर उड़ा कर रखती। उसे कुछ स्वस्थ देख हफ्ते भर बाद अम्मी घर गई थी। आज एक नई नर्स ड्यूटी पर थी। वो सूप लेकर आई, साइड टेबल पर रखा और एक छोटा सा फोल्डिंग टेबल नफीसा के सामने रखने लगी। इस क्रम में दाहिने तरफ का चादर उठ गया। नफीसा ने बाएं हाथ से चादर खींचा तो उसकी नज़र दाहिने हाथ की पट्टियों पर पड़ी। पट्टियां उसकी कोहनी के पास जाकर ख़त्म हो गई थीं। नफीसा ने गौर से देखा, कोहनी के बाद उसका हाथ था ही नहीं। नफीसा के गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो बेहोश हो गई। 2 दिन तक लगातार आंसू बहते रहे। उसके बाद खाली नज़रों से छत घूरती रहती। क्या होगा उसके सपनों का? इससे अच्छा तो ये होता कि उसका हाथ नहीं गर्दन ही पटरी पर होती और ट्रेन उसे रौंदती हुई निकल जाती। इस जलालत भरी ज़िंदगी से तो छुटकारा मिल जाता। कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अपने परिवार को इस गरीबी के दलदल से निकाल लेगी, लेकिन अपना दायां हाथ गंवा कर परिवार को उबारने के बजाय और गहरे डुबो दिया है। छोटे भाई रहमान ने कई अखबारों की कटिंग दिखाई। उसके बहादुरी से लड़कर अंत तक बैग न छोड़ने के लिए उसकी तारीफ़ की गई थी। दोस्त बता रहे थे कि FM चैनल्स पर उसके नाम की चर्चा है। शायद साथ सफ़र करने वाली स्त्रियों ने पुलिस को आंखों देखा हाल बयान कर दिया था। नफीसा आंखें बंद कर सुनती रही। उसे कोई खुशी नहीं होती। इससे अच्छा तो वो गुमनाम ही रहती, चुपचाप अपना काम करती, पैसे कमाती और खुश रहती। कुछ पत्रकार उससे मिलकर उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर नफीसा मिलने के लिए तैयार नहीं हुई। वो निश्चेष्ट पड़ी रहती। लेकिन जब शहर के मेयर और स्थानीय विधायक अपने दल बल के साथ बड़ा सा बुके और मोटा लिफाफा लिए आए तो उसे सिर्फ बैठना ही नहीं पड़ा, चेहरे पर एक प्लास्टिक मुस्कान भी चिपकानी पड़ी। विधायक के साथ अखबार में फ़ोटो छपी, खबर दूर तक फैली। कुछ NGO और अमीर लोगों ने भी मोटे लिफाफे भेजे। एक सहृदय उद्योगपति ने उसके हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाने की पहल की। एक ने उसे प्रोस्थेटिक हैंड लगवा देने की पेशकश भी की। शाम को जब उसके दोस्त राजन, सिद्धार्थ, कृष्णा, मौली, तौफीक उससे मिलने आए तो नफीसा ने उन्हीं पर अपने मन का जमा गुस्सा उड़ेल दिया। ऐसा क्या खास कर दिया मैंने? अपना बैग ही तो बचा रही थी और अपना हाथ भी गंवा दिया। चुपचाप बैग दे देती तो मेरा हाथ तो बच जाता। राजन बोला, नहीं नफीसा, यही तो अंतर है तुम में और औरों में। सब यही करते हैं। तुमने लड़ने की हिम्मत दिखाई। देश में प्रतिरोध करने के, साहस से सामना करने के वाक़ये इतने कम हो गए हैं कि कोई भी अगर हिम्मत दिखाता है तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, सबको उसका उदाहरण दिया जाता है। इसलिए हर जगह तुम्हारी चर्चा हो रही है। कृष्णा ने प्यार से नफीसा के सर पर हाथ रख दिया। नफीसा तो है ही अपनी हीरो। ठीक होकर जल्दी से कॉलेज आ, फिर देख कैसा वेलकम होता है तुम्हारा। कॉलेज? नफीसा सिहर उठी। मजाक कर रही हो? अब मैं क्या करूँगी कॉलेज आकर? लिखना पढ़ना सब खत्म। और नफीसा ने चादर मुंह तक खींच ली। उस वक्त तो उसके दोस्त चुप हो गए, पर बाद में एक चट्टान की तरह उसका सहारा बनकर खड़े रहे।
उसके लिए पत्रिकाएं उपन्यास लेकर आते। उनके बीच में कोई ऐसी किताब दबी होती जिसमें देश विदेश के उन लोगों की कहानियाँ होती जिन लोगों ने अपने हाथ पैर खोलने के बाद भी कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। नफीसा डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। अम्मी अब्बू काम पर जाने लगे थे, पर उसकी चौल के लोग बिल्कुल उसके परिवार की तरह ही थे। एक पल को उसे अकेला नहीं छोड़ते। शुरू से ही सबको नफीसा से बहुत उम्मीदें थीं और अब भी उन लोगों ने अपनी आशा धूमिल नहीं होने दी थी। लगातार उसका हौसला बढ़ाते। सिर्फ जब रिश्तेदार मिलने आते तो वो घड़ी काटनी मुश्किल हो जाती। औरतें मुंह पर दुपट्टा डाले रोने लगती। नफीसा की अम्मी, अब क्या होगा इस लड़की का, कैसे होगी इसकी शादी, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। खुदा का कहर टूटा है तुम्हारे परिवार पर। अगले जुम्मे को मेरे साथ चलना, पीर बाबा की मज़ार पर सर पटक कर दुआ मांगना, अल्लाह रहम करेंगे। अल्फाज बदल कर ज़्यादातर रिश्तेदार यही सब कहते। अम्मी निराश हो जाती, पर यह सब सुनकर नफीसा की टूटती हिम्मत वापस आ जाती। वो कसम खा लेती कि इन्हें दया नहीं दिखाने देगी। उसने जो सपना देखा है उसमें अड़चन तो आई है, पर वो उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर लक्ष्य निश्चित हो तो कितनी भी बाधाएं आएं, उन्हें दूर करने की कोशिश तो की ही जा सकती है। नफीसा के दोस्त उसे वापस पढ़ाई की तरफ मोड़ने की कोशिश करते। उसे मिले पैसों से उसके लिए एक लैपटॉप खरीद लाए। नफीसा ने बाएं हाथ से लैपटॉप चलाना सीख लिया। अभ्यास से जल्दी टाइप करना सीख गई। टर्मिनल नहीं दे पाई थी। अब अगले इम्तिहान में उसे 6 पेपर एक साथ देने थे। उसके बाद सीए के इंटरमीडिएट के बचे पेपर्स भी देने थे। कृष्णा, तौफीक, राजन, मौली, सिद्धार्थ ग्रुप स्टडी के बहाने उसके कमरे में ही जमे रहते। बगल के कमरे में रहने वाली 70 वर्षीय आई, जो धोती की तरह पीछे खोस कर मराठी नेवारी साड़ी पहनती, कभी मछली बेचा करती थीं, अब घर संभालती। उनके बहू बेटे मच्छी बेचने जाते। आई पूरे समय उसके साथ बनी रहती। उसके दोस्तों के लिए कभी ठेपले, कभी साबूदाने वड़े, पोहा लेकर आती। मौली एक ऊंची बिल्डिंग में 3 BHK फ्लैट में रहती थी। उसे यहाँ का जीवन देखकर बड़ा आश्चर्य होता। वो अक्सर कहती, मैं 3 महीने टाइफाइड में पड़ी रही, सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी। हमारी बिल्डिंग में कोई किसी के घर नहीं आता जाता। एक दिन राजन एक स्लेट लेकर आया और गंभीर स्वर में बोला, बचपन में तुम्हें लिखना आता था? धीरे धीरे सीखा ना? तब दाएं हाथ से सीखा था, अब बाएं हाथ से लिखना शुरू करो। अब तो बड़ी हो गई हो, बहुत जल्दी सीख जाओगी। जब नफीसा ने स्लेट उठाई तो अम्मी अपनी आंसू छुपाती हुई उठकर चली गई। पर नफीसा ने भी जी कड़ाकर कांपते हाथों से टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचकर ए लिखा। अगर वही हिम्मत हार जाएगी तो बाकियों का क्या होगा? अल्लाह ने उसका हाथ ले लिया तो बदले में इतनी सारी नेमतें भी तो नवाजी, इतने सारे दोस्त, सबका प्यार। उसका दिमाग तो सही सलामत है, और क्या वो नहीं जानती कि सब कुछ दिमाग से ही संचालित होता है? वो देर रात तक लिखने की कोशिश करती रहती। आखिर एक दिन कुछ साफ अक्षरों में उसने एक पेज लिखा और राजन के आने पर मुस्कुरा कर उसे वो कागज़ थमा दिया। उस दिन राजन की आंखें गीली थीं। नफीसा मुस्कुरा रही थी। नफीसा घर के अंदर चौल के पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ कंफर्टेबल हो गई थी, पर अब तक घर के बाहर कदम नहीं रखा था। सिर्फ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती, वो भी चादर ओढ़कर। दोस्तों के सामने भी कंधे पर एक दुपट्टा डाले रहती। अब उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया था। जख्म भर गए थे। वो अपने हाथ की तरफ देख नहीं पाती। उस पर दवा अम्मी ही लगाती थीं। वो गर्दन मोड़े रहती। एकांत में भी उस हाथ को छूने की या उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती। नफीसा ने सारे काम बाएं हाथ से करने का अभ्यास कर लिया था। अब तेज़ी से लिख भी लेती। उसका सारा काम बाहर से कुछ लाना हो, प्रिंट आउट लेने हो, ज़ेरॉक्स निकलवाना हो, सब कुछ रहमान ही करता। पर इम्तिहान देने के लिए तो नफीसा को कॉलेज जाना ही था। नफीसा की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मी, मैं इस हाथ के साथ बाहर नहीं जा सकती। अम्मी ने उसके आंसू पोंछे और समझाया, आखिर कब तक नहीं जाएगी? दिन रात इतनी मेहनत से पढ़ाई इसीलिए तो नहीं की कि घर में बैठे। कल नौकरी पर जाएगी, बस ट्रेन में सफ़र करेगी, कब तक दुनिया से छुपती फिरेगी? लोग एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, फिर तीसरी बार नहीं देखेंगे। अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। मेरी बात मान बेटा, तुझमें कोई कमी नहीं है। तू बहुत अच्छे नंबर से पास होगी, बड़ी नौकरी करेगी, अच्छे पैसे कमाएगी, रहमान को पढ़ाएगी, हमारे लिए बड़ा घर लेगी। हिम्मत मत हार।
बहुत भारी मन से नफीसा ने एक पूरी बाह की शर्ट चुनी, पर उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। कॉलेज में कई क्लासमेट और उसके डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स एक एक कर उससे मिलने आए। सबकी निगाहें सहानुभूति से भरी थीं। आवाज़ में सांत्वना थी जिससे नफीसा को चिढ़ थी, पर उसने मन को समझाया, ये सब झेलना होगा। खुदा ने भी शायद उसकी जीवटता देख कर ही इस इम्तहान के लिए उसे चुना है। वो किसी इम्तिहान में भी फेल नहीं हो सकती। अब उसने सीए के बचे पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी। अब भी बहुत ज़रूरी होने पर ही कमरे से निकलती। उसने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया था। मेहनत रंग लाई। उसने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, पर उसके बाद ही मुसीबत भी आई। उसे एक सीए के अंदर आर्टिकलशिप करनी थी। पैसे अच्छे मिलते, पर रोज़ उनके ऑफिस में भी जाना पड़ता। उसे प्रोस्थेटिक हैंड भी लग गया था। दूर से देखने पर पता नहीं चलता था कि उसका एक हाथ कोहनी से कटा हुआ है, पर यह बहुत ही भारी था। उसे बार बार लगाना और उतारना भी एक बड़ा झंझट था। कुछ दिनों की कोशिश के बाद नफीसा ने लगाना छोड़ दिया। वो अब वैसे ही पूरी बाह की शर्ट और जीन्स पहनकर गले में एक स्टोल डालकर काम पर जाती। उसके साथ ही 2 और लोगों ने ज्वाइन किया था। नफीसा सर झुकाकर अपना काम करती और घर चली आती। एक बार सर ने बताया 4 दिनों के लिए 3 लोगों को ऑडिट के लिए पुणे जाना है। नफीसा पैनिक हो गई। ऐसा नहीं था कि वो कभी घर से बाहर नहीं गई थी। स्कूल की बास्केटबॉल की टीम में थी। मैच खेलने के लिए कई बार दूसरे शहरों में जाना होता था। नफीसा रोमांचित और उत्साहित रहती, पर इस हादसे के बाद तो वो अपने शहर में भी बस घर से दफ्तर और कॉलेज के सिवा कहीं नहीं जाती। अब पूरे 4 दिनों के लिए शहर से बाहर कैसे जाएगी? ठीक है, साथ में काम करने वाला विजयन शेट्टी और सीनियर प्रतिभा अभयंकर साथ होंगी, फिर भी अम्मी अब्बू रहमान तो नहीं होंगे। नफीसा ऑफिस में बहुत कम बोलती थी। सब समझते थे उसका स्वभाव ही यही है, पर मुंबई से पुणे जाने के रास्ते में कार में आखिर वो कब तक अभिनय करती? असली स्वभाव अपनी झलक दिखा ही जाता है। खेल, राजनीति, फिल्में, सामाजिक व्यवस्था, मुंबई ट्रैफिक, सब पर खुलकर चर्चा हुई। विजयन आश्चर्य में डूब गया। कहने लगा, तुम्हारे लिए तो ये ब्रेक बहुत ज़रूरी था। इस खुली फिज़ा में अलग ही रूप दिखा, वरना बंद दरवाज़ों के भीतर तो तुम्हारी ज़ुबान भी कैद थी। प्रतिभा ने भी साथ दिया। हाँ, अब सर से कहूँगी आउटडोर ऑडिटिंग में नफीसा को तो ज़रूर भेजिए। नफीसा मुस्कुरा कर रह गई और थोड़ी उदास भी हो गई। ये लोग कहाँ जानते हैं उसे। खेल कूद, नाचने गाने में उसका कितना मन लगता था। गणेशोत्सव के समय चौल के बीचों बीच गणेश जी की मूर्ति बिठाई जाती। रोज़ शाम को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो भाग लेती ही। विसर्जन के दिन मूर्ति के पीछे सबके साथ ढोल नगाड़ों पर नाचती हुई चौपाटी तक जाती थी। नवरात्र में सहेलियों के साथ देर रात तक गरबा करती थी। पुणे में प्रतिभा अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली गई। कंपनी के गेस्ट हाउस में विजयन और नफीसा ही ठहरे थे। विजयन ऑफिस से लौटते जूते और बनियान शॉर्ट्स पहनकर दौड़ने के लिए निकल जाता। नफीसा चुपचाप लॉन में टहलती रहती। विजयन दौड़कर आने के बाद पसीने से लथपथ एक कुर्सी पर ढह जाता और दौड़ने की आदत की शान में कसीदे पढ़ने लगता। जब एक पैर के आगे दूसरा पैर पड़ता है, धरती पर कोई भार नहीं पड़ता, बस हल्के से छूकर पैर आगे बढ़ जाता है। पूरा शरीर संगीत की एक लय में आ जाता है। माथे से पसीना बहता है तो स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होती है। ये आनंद सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। नफीसा हूँ हाँ करती चुप रही, पर जब विजयन का ये दौड़ प्रशस्त गान डिनर तक जारी रहा तो नफीसा ने कह ही डाला, कभी मैं भी दौड़ती थी। बास्केटबॉल की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सर कंपाउंड के 4 चक्कर लगाने के लिए कहते, मैं सबसे आगे रहती थी। कहते हुए नफीसा की आंखों में एक चमक आ गई थी। विजयन देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, अब क्यों नहीं दौड़ती? नफीसा बिना कुछ बोले प्लेट में चम्मच चलाती रही। विजयन फिर बोला, नफीसा बुरा मत मानना, पर तुम जैसे ज़िंदगी जी नहीं रही, ढो रही हो। मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तुमने बहुत हिम्मत से सामना भी किया, अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पे ले आई। अब पटरी पर ज़िंदगी को दौड़ने दो ना, उसे खुला छोड़ दो, थोड़ी रिलैक्स हो जाओ। ये सब कहना आसान है, किस तरह यहाँ पहुँची हूँ तुम लोग नहीं समझ सकते। मैं जा रही हूँ सोने, चलो गुड नाइट। नफीसा ने बात ख़त्म कर दी, लेकिन विजयन ने बात ख़त्म नहीं होने दी।
नफीसा को अपने खोल से बाहर निकालने का प्रयास करता रहा। पुणे की ट्रिप से वो समझ गया था नफीसा बहुत ही हंसमुख जिंदा दिल लड़की है, पर अपना हाथ गंवाने के बाद वो अपने आप में सिमट गई है। ये संयोग भी रहा कि नफीसा और विजयन ने पहले प्रयास में ही सीए फाइनल की कठिन परीक्षा प्राप्त कर ली थी। जहां आर्टिकलशिप की थी वहीं उन्हें जॉब भी ऑफर हुई। दोनों का साथ बना रहा। नफीसा का बर्थडे था। ऑफिस में केक कटा, सबने मिलकर बुके दिया। नफीसा ने भी लंच टाइम में गुलाब जामुन मंगाकर सबको ट्रीट दी। नफीसा जब जाने लगी तो विजयन ने कहा, 1 मिनट रुको, और एक बड़ा सा डिब्बा नफीसा को पकड़ा दिया। नफीसा अबूझ सी देखती रही तो विजयन बोला, खोल कर तो देखो, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। नफीसा ने डिब्बा खोला तो उसमें नारंगी रंग की एक जोड़ी खूबसूरत स्पोर्ट्स शूज़ रखे थे। वो एकटक जूते को देखती रही। नफीसा की आंखें डबडबाईं। विजयन की ओर देखा तो पाया उसकी मुस्कुराती आंखें नफीसा पर ही टिकी थीं। नफीसा ने आंखों में ही थैंक यू कहा और डब्बा बंद करने लगी। विजयन बोला, मैंने इसे सहेजने के लिए नहीं दिया है। सुबह 6 बजे तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे पर इंतज़ार करूँगा। मैंने एक खाली रास्ता ढूंढ कर रखा है जिस पर ट्रैफिक नहीं होता। वहीं दौड़ने जाता हूँ, तुम भी साथ चलोगी। नफीसा घर आकर गहरी सोच में डूब गई। अल्लाह ने एक झटके में उसकी ज़िंदगी से कितना कुछ छीन लिया, अब थोड़ा थोड़ा करके लौटा रहा है क्या। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अच्छी नौकरी मिल गई, पर ज़िंदगी मशीन सी बन गई थी। विजन उसे धीरे धीरे ज़िंदगी की ओर लौटा रहा था। स्कूल से ही बस एक जुनून था, जमकर पढ़ाई करनी है। 16वें बसंत के बाद मन में कोई कोमल भावना जन्म लेती कि यह हादसा हो गया। उसने भी ये स्थिति स्वीकार कर ली थी। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, छोटे भाई को ऊंची शिक्षा दिलवाना, अब्बू अम्मी को आराम देना। किसी और सपने को कोई जगह ही नहीं देनी थी और वो अपनी इस अवस्था की वजह से कोई सपना देखना भी नहीं चाहती थी। मन के भीतरी तहों में भी कोई तरंग नहीं उठने देती। सतह पर तो आने देने की बात ही दरकिनार रही। पर यह विजयन का ख्याल आते ही उसकी सारी कोशिशें क्यों नाकाम हो जाती हैं। कहीं कोई खिलता फूल, ठंडी हवा, झूमती डाली, नीला आकाश और लहराता सागर क्यों मानस पटल पर उभर आता। नफीसा ने सख्ती से सर झटक दिया। विजयन सिर्फ दोस्त के नाते उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसका स्वभाव ही ऐसा है। ऑफिस में भी सबकी मदद के लिए आगे रहता है। वही एक गिफ्ट को लेकर कुछ ज़्यादा सोच रही है। पता नहीं विजयन के बार बार कहने पर या रोज़ ऑफिस जाते हुए उसमें भी आत्मविश्वास आ गया था। नफीसा ने सोच लिया वो दौड़ने के लिए जाएगी। यूँ भी दिन भर बैठे रहने का काम है, कुछ व्यायाम ज़रूरी है। उसने जब रात के खाने के समय अपना ये निर्णय बताया तो अम्मी अब्बू सब बहुत खुश हुए। अम्मी ने कुछ आशंका से पूछा, इतनी सुबह अकेली जाएगी? नहीं अम्मी, ऑफिस के कुछ लोग रोज़ दौड़ने जाते हैं, मुझे भी इसीलिए शूज़ गिफ्ट किए हैं कि मैं भी उन्हें ज्वाइन कर सकूं। कहने के बाद नफीसा ने मनी मन सोचा, उसने विजयन का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि कॉलेज से ही उसके लड़के दोस्त रहे हैं, घर भी आते जाते रहे हैं। अम्मी अब्बू को कभी एतराज़ नहीं रहा। फिर उसने सर झटक दिया, बता देगी, अभी तो जल्दी से सो जाए, इतनी सुबह उठने की आदत भी नहीं रही उसकी। सुबह जाग कर अलार्म बजने का इंतज़ार करती रही। अलार्म बजते ही बंद किया और धीरे से उठकर तैयार होकर निकल आई। बरसों बाद इतनी सुबह खुली हवा में आई थी और हादसे के बाद पहली बार कंधे पर बिना दुपट्टा, शॉल, स्टोल डाले घर से बाहर निकली थी। टी शर्ट फिर भी पूरी बाह वाला ही पहना था। दाहिने हाथ वाली टी शर्ट की बाह कोहनी से नीचे झूल रही थी, पर आज नफीसा का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो पेड़ों पर चहचहाते परिंदों को देख रही थी। चौराहे पर दौड़ती हुई गई। वायदे के अनुसार विजयन इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही नाटकीय अंदाज में सैल्यूट कहा और दोनों उसके चुने हुए रास्ते पर दौड़ने लगे। कब नफीसा ने दौड़ते हुए बेख्याली में टी शर्ट की झूलती बाह मोड़ ली, उसे आभास ही नहीं हुआ। शायद दौड़ने में असुविधा हो रही थी और उसने अनजाने ही बाह मोड़ ली। जब ध्यान आया तब भी उसने बाह वैसे ही मुड़ी रहने दी। कोहनी के बाद सिर्फ 2 इंच का हाथ बचा था। नफीसा के लिए भी उस पर नज़र डालना मुश्किल होता, लेकिन उसने सोचा खुद ही अगर इतना कतराएगी तो दूसरों से क्या अपेक्षा करेगी। विजयन ने भी देखा होगा, पर उसके चेहरे पर एक सलवट भी नहीं आई। नफीसा उसी तरह घर लौटी। अम्मी उसे देखकर अवाक रह गईं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मी, अब मैं ऐसे ही रहूँगी, देखने की आदत डाल लो।
कहती मुस्कुराती हुई नफीसा जूते के फीते खोलने लगी। अब नफीसा सुबह आधी बाँह का टी शर्ट पहनकर दौड़ने जाने लगी थी। उसे दौड़ने में मज़ा आने लगा था। बस इतना ख्याल रखती कि रास्ते पर ही नज़र रखे, कभी नज़रें उठाकर आकाश की तरफ नहीं देखती। आसमान का गुलाबीपन लोगों को सुखद लगता है, पर उसमें खौफ पैदा करता है। उस भयावह सुबह की याद आ जाती है। कभी कभी वो विजयन को भी पीछे छोड़ देती। विजयन ऑफिस में भी सबको बताता। नफीसा एकदम हिरनी की तरह कुलाचे भरती हुई दौड़ती है। सब उसे प्रशंसात्मक नज़रों से देखते। इस दौड़ने के अभ्यास ने उसके भीतर की गांठ एक एक कर खोलने शुरू कर दिए थे। अब ऑफिस में वो पहले की तरह चुप नहीं रहती, चहकते हुए सबसे बातें करती। सबको उसमें आए बदलाव अच्छा लगता। पर जब विजयन ने एक फॉर्म लाकर उसे दिया तो नफीसा गंभीर हो गई। अभी तक अपने लिए उसने अपंग, विकलांग, दिव्यांग, डिफरेंटली एबल्ड जैसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। इस आधार पर मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी नहीं लिया। कोशिश करने पर इस आधार पर उसे सरकारी नौकरी मिल सकती थी, पर उसने चुपचाप मेहनत कर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की और अब जॉब कर रही थी। विजयन राज्य स्तर पर होने वाले दिव्यांगों की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का फॉर्म लेकर आया था। वो चाहता था नफीसा 200 और 400 मीटर की रेस में भाग ले। नफीसा स्कूल में सिर्फ एंजॉय करने के लिए खेलती थी। स्कूल में स्पोर्ट्स में भाग लेने वाली लड़कियां स्मार्ट समझी जाती थीं। उनकी ज़्यादा पूछ होती, सभी पहचानते थे और खेलना अच्छा भी लगता था। पर अभी तो सिर्फ खुद को फिट रखने और खुली हवा की लालच के लिए दौड़ती थी। पर विजयन का कहना था, तुम बहुत अच्छा दौड़ती हो, तुम में पोटेंशियल है, प्रतिभा है, तो उसे निखरने का मौका देना चाहिए, उसे यूं दबा कर मत रखो। अम्मी, अब्बू, रहमान, कॉलेज के दोस्त सबने ही तो उत्साह बढ़ाया और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उकसाया। अम्मी को तो बस एक खुशी थी कि वो बाहर जाएगी, लोगों से मिलेगी, सिर्फ ऑफिस और घर की होकर नहीं रह जाएगी। नफीसा को उनके दिल की बात पता थी। अम्मी के मन में एक आस पलती थी कि शायद उसे कोई पसंद आ जाए, शायद वो शादी की दिशा में भी सोचे। नफीसा के लिए रिश्ते आ रहे थे, पर उम्र दराज पुरुषों के या फिर बेरोज़गार लड़कों के, जो उसके पैसे और मुंबई में रहने की जगह से उसकी शारीरिक कमी को नज़रअंदाज करके भी उसके साथ निकाह पढ़ना चाहते थे। पर ऐसे रिश्ते अब्बू अम्मी ही नकार देते। सुबह दौड़ने के वक्त विजयन सिर्फ प्रतियोगिता की बात करता। वो यहाँ तक कह जाता, क्या पता तुम पैरालंपिक में भाग लेने के लिए चुनी जाओ और देश के लिए एक मेडल लाओ। देश के प्रति तुम्हारा भी तो कोई फ़र्ज़ है, देश को तुम मेडल से वंचित नहीं रख सकती। नफीसा उसके इस ख्याली पुलाव पर ज़ोर से हंस देती और फिज़ा में चांदी की घंटियों की टुनटुनाहट बिखर जाती। दौड़ने से लाल हुआ नफीसा का चेहरा और गुलाब की पंखुड़ियों से खिले होंठों के बीच मोती से चमकते दांत कुछ इतने खूबसूरत लगते कि विजयन की आंखें बंधी रह जाती। नफीसा चेहरा घुमा लेती। विजयन का अव्यक्त आकर्षण वो समझ रही थी, पर अपनी इस कमी की वजह से उसने मन के दरवाजे इतने कसके बंद कर रखे थे कि विजयन भी दस्तक देने से हिचकता। विजयन को अभी तो उन दरवाज़ों के अपने आप खुलने की उम्मीद बाकी थी। अगर उसकी दस्तक नागवार गुजरी तो वह ये दोस्ती भी खो देगा। ये सोच विजयन रुक जाता। वो इंतज़ार के लिए तैयार था। आखिर नफीसा ने फॉर्म भर दिए और जी जान लगाकर अभ्यास शुरू कर दिया। कई राउंड रेस जीतने के बाद वो महाराष्ट्र में प्रथम आई और अब उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चंडीगढ़ में आयोजित एक खेल शिविर में भाग लेना था। उसी सिलसिले में वो प्लेन से जा रही थी। नफीसा के मन में एक ख्याल होगा, क्या पता सिर्फ उसका हौसला बढ़ाने के लिए विजयन की कही बात कहीं सच ही ना हो जाए। उसका प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा हो और शायद वो पैरालंपिक में भाग लेने के लिए भी चुन ली जाए। उसकी लगन और मेहनत रंग लाए और वो देश के लिए मेडल ला सके। उसे अपनी इस काबिलियत का आभास कहाँ था, पर अपने जुनून पर विश्वास था। उसके हौसलों की लहरें किस्मत की कश्ती को धीरे धीरे दिशा दे रही थीं। नफीसा के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान छा गई। क्या खुदा ऐसा अन्याय करने के बाद अब प्रायश्चित कर रहा है? नफीसा ने पाया ख्यालों में खोई वो एकटक खिड़की से बाहरी नज़रें जमाए हुए है। सूरज अब ऊपर आ गया था। सुनहरे बादल सूरज की रोशनी में सोने के पर्वत से चमक रहे थे। नफीसा को सूर्योदय देखकर आज डर नहीं लगा था। उस मनहूस सुबह को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। अब जगमगाते प्रखर सूरज ने उसकी राहें रोशन कर रखी थीं। अभी आप सुन रहे थे जीवन में हुए
आकस्मिक हादसे से लड़ती जूझती और सफलता पाती हुई एक युवती की कहानी, जिसे लिखा था रश्मि रवीजा जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।